नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। राष्ट्रपति जो बाइडेन को इजराइल हमास के बीच अगले हफ्ते संघर्ष विराम की उम्मीद। कतर ने कहा दोनों पक्षों के बीच पेरिस समझौते पर नहीं बन पाई है किसी तरह की सहमति। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा बंधकों की रिहाई के लिए हर संभव प्रयास जारी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के यूक्रेन में पश्चिमी सैनिकों को भेजने की संभावना से इनकार नहीं करने पर छिड़ी बहस। नाटो, जर्मनी, ब्रिटेन समेत दूसरे कई देशों ने मैक्रों के सुझाव को किया खारिज। रूस की चेतावनी, कहा पश्चिमी देशों के लिए होगा घातक। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की बढ़ी मुश्किलें। 19 करोड़ पाउंड के अल कादिर भ्रष्टाचार मामले में ठहराए गए दोषी। 6 मार्च को होगी अगली सुनवाई। न्यूजीलैंड तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले दुनिया के पहले कानून को खत्म करने के लिए तैयार। इससे लोगों को टैक्स में मिलेगी राहत। 2022 में पास हुआ था ये कानून। यूरोपीय संसद ने ऐतिहासिक प्रकृति बहाली कानून किया पारित। नए कानून के तहत 2030 तक भूमि और समुद्री क्षेत्रों की कम से कम 20%, जबकि 2050 तक आवश्यकता वाले सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को बहाल करने का लक्ष्य। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। एक और जहां इजरायली सेनाएं गाजा में हमास के खिलाफ लड़ रही हैं, वहीं इजरायली सेना लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को भी माकूल जवाब दे रही है। दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने भी गोलान हाइट में इजरायली सेना के मुख्यालय पर 40 मिसाइलें दागने का दावा किया है। इस सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उम्मीद जताई है कि अगले सोमवार तक इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हो जाएगा। हालांकि मध्यस्थता कर रहे कतर ने ऐसी संभावना से अभी इनकार किया है। इजरायली सेना गाजा में हमास के साथ लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को माकूल जवाब दे रही है। इजराइल लेबनान सीमा पर हुए 2 भीषण विस्फोट के बाद मंगलवार को काला धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। इस बीच लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सेना ने हिजबुल्लाह और इजराइल से हमलों को रोकने की अपील की है। हालांकि विस्फोट के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। UNIFIL ने कहा है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हालिया गोलीबारी से संघर्ष के राजनीतिक समाधान ढूंढने में बाधा आ सकती है। सोमवार को इजराइल ने लेबनान के बेका घाटी में हवाई हमला कर हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया था। हमले में हिजबुल्लाह के 2 सदस्य मारे गए थे। इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने गोलान हाइट में इजरायली सेना के मुख्यालय पर 60 मिसाइलें दागने का दावा किया था। इस बीच इजरायली सेना ने 10 किलोमीटर लंबी सुरंग का एक वीडियो जारी किया है। यह गाजा में एक अस्पताल और एक विश्वविद्यालय के नीचे से गुजर रही थी। यहाँ हम रणनीतिक हमास सुरंग मार्ग देख सकते हैं जो गाजा पट्टी के उत्तर को दक्षिण से जोड़ता है। सेना इन सुरंगों का संचालन, पता लगाना, खोज करना और उन्हें नष्ट करना जारी रखेगी। उधर कतर ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के अगले हफ्ते तक हमास और इजराइल के बीच संघर्ष विराम होने की संभावना पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। कतर के विदेश मंत्री ने कहा है कि युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर अब तक किसी समझौते पर पहुंचने में सफलता नहीं मिल पाई है। हालांकि उन्होंने कहा कि पेरिस में तैयार किए गए समझौते पर सहमति बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। अब तक कोई समझौता नहीं हुआ है और हम अभी भी सभी मोर्चों पर बातचीत पर काम कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उम्मीद जताई थी कि अगले सोमवार तक इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हो सकता है। जब जो बाइडेन से पूछा गया कि उन्हें कब तक इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौता होने की उम्मीद है, तो उन्होंने कहा कि करीब है, अभी तक वहां नहीं है। मुझे उम्मीद है कि सप्ताहांत के अंत तक मेरे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुझसे कहते हैं कि हम करीब हैं, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मेरी आशा है कि अगले सोमवार तक हम युद्ध विराम कर लेंगे।
कतर, मिस्र और अमेरिका इजराइल और हमास के बीच एक नया युद्ध विराम कराने के लिए कई हफ्तों से कोशिश कर रहे हैं। इस समझौते में हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई भी शामिल है। हालांकि ये अभी तक निश्चित नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ 10 मार्च तक अपने प्रयासों में सफल हो पाएंगे, जब रमजान का महीना शुरू होने वाला है। मीडिया में पहले खबरें आई थी कि कठिन वार्ता में कोई प्रगति नहीं हो रही है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के OCH कार्यालय ने इजरायली सेना पर खान यूनिस शहर में एक चिकित्सा निकासी काफिले को रोकने, एक अर्धसैनिक को हिरासत में लेने और दूसरे को कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। सहायता काफिलों पर गोलीबारी की गई है और व्यवस्थित रूप से उन्हें जरूरतमंद लोगों तक पहुंच से वंचित कर दिया गया है। इस बीच जॉर्डन ने मंगलवार को गाजा में हवाई जहाजों के माध्यम से अधिक भोजन और चिकित्सा सामग्री गिराई। ये जॉर्डन द्वारा हवा से सहायता सामग्री को गिराने का दूसरा दिन था। जॉर्डन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गाजा में भोजन के प्रवाह पर प्रतिबंधों को कम करने के लिए इजराइल पर अधिक दबाव डालने का आह्वान कर रहा है। पाकिस्तान की अदालत ने जेल में बंद देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी तीसरी पत्नी बुशरा बीबी को उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान रिश्वत के तौर पर जमीन लेने के आरोप में दोषी ठहराया है। इमरान खान और उनकी पत्नी को अदालत ने 7 साल की जेल की सजा सुनाने के साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया है। न्यूजीलैंड भविष्य की पीढ़ियों को तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून निरस्त करने जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डेन ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त किया था। जनता की राय लिए बिना ही इस कानून को निरस्त किया जा रहा है। गठबंधन सरकार का कहना है कि वो 2025 के तंबाकू मुक्त लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन धूम्रपान की दर और इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए एक अलग नियामक दृष्टिकोण को अपनाया जा रहा है। पिछली सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को दुनिया का सबसे सख्त तंबाकू विरोधी नियम बताया गया। ये कानून इसी साल जुलाई से प्रभावित होने वाला है। इसके तहत 1 जनवरी 2009 के बाद जन्मे लोगों को तंबाकू की बिक्री निषेध है। ताइवान ने कहा है कि सोमवार को चीन के 5 तटरक्षक जहाज ने ताइवान के सीमावर्ती द्वीपों किनमेन के आसपास निषिद्ध या प्रतिबंधित जल क्षेत्र में प्रवेश किया। हालांकि चेतावनी देने के बाद ये वहां से चले गए। पिछले महीने किनमेन के प्रतिबंधित जल क्षेत्र में चीनी नाव के प्रवेश करने के बाद ताइवान के तटरक्षक से भागने की कोशिश के दौरान 2 नागरिकों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से चीन के तटरक्षकों ने इस क्षेत्र में नियमित गश्त शुरू कर दी है। ताइवान के महासागर मामलों की परिषद के प्रमुख कुआन वी लिंग ने बताया कि ताइवानी तटरक्षकों ने जब उनसे जाने के लिए कहा तो वो थोड़ी देर बाद वहां से चले गए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यार लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. मैं तुम्हारी बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स खुद ही सी, जैसे मैंने फिट रहने के लिए ट्रेनर रखा। तो दिखता ही है भाई। पर तू तो सेल्फ मेड है भाई। देख, मुझे फिटनेस की नॉलेज है तो आई मेड माय ओन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और तेरे ट्रेनर के पैसे भी बच गए। हाँ, सेम विद डायरेक्ट प्लान। यहाँ मेरे कमीशन के पैसे बच गए। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। हेलो जी, बोल। अच्छा खासा जॉब था,
छोड़ के बैठ गया। ऐसा स्टार्टअप कर रहा है जो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। आप थोड़ा सब्र करो, हो जाएगा सब। स्टार्टअप के लिए लोन सैंक्शन हो गया। पापा, अब मेरा स्टार्टअप होगा सही से स्टार्ट। लोन तो मिल गया, पर गारंटी है ना पापा? मोदी जी की गारंटी। गारंटी इंडिया को वर्ल्ड का टॉप यूनिकॉर्न्स वाला देश बनाने की। अब हर स्टार्टअप होगा स्टार्ट। इसकी गारंटी मोदी की गारंटी। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। ओ मोदी की गारंटी। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। यूरोपीय संघ के सांसदों ने ब्लॉक के प्रकृति बहाली कानून को मंजूरी दे दी है। ये कानून सदस्य देशों के किसानों के विरोध का कारण रही है। कृषक संघों ने संसद सदस्यों से इस कानून को अस्वीकार करके कृषि क्षेत्र का समर्थन करने का आग्रह किया था। इस कानून को कुल 329 मतों के समर्थन से पारित किया गया, जबकि इसके विरोध में 275 मत पड़े। सबसे बड़े राजनीतिक समूह यूरोपीय पीपुल्स पार्टी (EPP) ने इसका विरोध किया था और कहा था कि यह कानून किसानों के लिए अधिक लाल फीताशाही और रिपोर्टिंग दायित्वों का विरोध करता है। नया कानून 2030 तक यूरोपीय संघ की कम से कम 20% भूमि और समुद्री क्षेत्रों को बहाल करने का लक्ष्य निर्धारित करता है। साथ ही 2050 तक सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को बहाल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य यूरोप के प्राकृतिक आवासों की गिरावट को रोकना है। स्वीडन के नेटो में शामिल होने की आखिरी बाधा दूर हो गई है। हंगरी ने स्वीडन की नेटो सदस्यता पर मुहर लगा दी है। स्वीडन के नेटो में शामिल होने की मांग पर हंगरी की संसद ने अपनी मंजूरी दे दी है। हंगरी की संसद की मंजूरी का स्वीडन के प्रधानमंत्री ने स्वागत किया है। इससे पहले हंगरी स्वीडन के नाटो में शामिल होने का विरोध करता था। स्वीडन के नाटो में शामिल होने की आखिरी बाधा दूर हो गई है। नाटो में शामिल होने की मांग पर हंगरी की संसद की मंजूरी के कदम का स्वीडन के प्रधानमंत्री ने स्वागत किया है। हंगरी की संसद में हुए मतदान के दौरान 194 में से 188 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाला। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने इसे स्वीडन के लिए बड़ा और ऐतिहासिक कदम बताया है। स्वीडन 200 साल की तटस्थता और सैन्य गुटनिरपेक्षता को पीछे छोड़ रहा है। यह एक बड़ा कदम है और इसे गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन यह एक बहुत ही स्वाभाविक कदम भी है। नाटो में नए सदस्यों को प्रवेश देने के लिए सभी सदस्य देशों के बीच सहमति से समर्थन की आवश्यकता होती है। हंगरी इस गठबंधन के 31 सदस्यों में से आखिरी देश है जिसने स्वीडन की सदस्यता पर मुहर लगाई है। हालांकि पहले हंगरी के प्रधानमंत्री स्वीडन का विरोध कर रहे थे, लेकिन दोनों देशों के बीच सहमति के बाद उनका रुख थोड़ा नरम पड़ा। पिछले साल जुलाई में उन्होंने इससे संबंधित अपनी संसद में एक प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्यों के बीच विरोध होने के कारण ये पारित नहीं हो पाया था। शुक्रवार को दोनों देशों के बीच एक सुरक्षा समझौता हुआ जिसमें हंगरी को 4 नए स्वीडिश निर्मित
ग्रिपेन लड़ाकू विमान देने पर सहमति बनी। अमेरिका ने हंगरी की इस कदम का स्वागत किया है। more unified than ever. नाटो गठबंधन फिनलैंड और अब स्वीडन दोनों के शामिल होने के साथ मजबूत और बड़ा हो जाएगा। उधर हंगरी से मिली हरी झंडी के बाद स्वीडन के सैनिकों में खुशी की लहर है। वे नाटो संधि के तहत स्वीडन के दायित्वों को पूरा करने के लिए अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। मैं अन्य इकाइयों के साथ अभ्यास में भाग लेने और अन्य देशों के साथ सहयोग करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। स्वीडन ने शीत युद्ध समाप्ति के बाद अपने रक्षा खर्च में भारी कटौती की और अपना सैन्य ध्यान दुनिया भर में शांति अभियानों की ओर केंद्रित किया। 1990 में रक्षा खर्च सकल घरेलू उत्पाद का 2.6% था, जो 2020 तक घटकर 1.2% रह गया। लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद एक बार फिर स्वीडन ने अपने रक्षा खर्च को बढ़ाने का ऐलान करने के साथ नाटो में शामिल होने की इच्छा जताई। स्वीडन के साथ फिनलैंड ने भी नाटो में शामिल होने का आवेदन दिया। फिनलैंड के नाम पर तुरंत मुहर लग गई, लेकिन स्वीडन को तुर्की और हंगरी से चुनौती मिली। अमेरिका नाटो का संरक्षक है। ऐसे में अमेरिका के साथ अपना विलय पत्र जमा करने के बाद स्वीडन औपचारिक रूप से गठबंधन में शामिल हो जाएगा। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने भी पुष्टि की है कि सभी सदस्य देशों ने स्वीडन के आवेदन को मंजूरी दे दी है, लिहाजा अब वो गठबंधन में शामिल हो सकता है। स्वीडन की सदस्यता के साथ नाटो के सदस्य देशों की संख्या 32 हो जाएगी। वर्तमान में नाटो का सबसे नया सदस्य देश फिनलैंड है, जो पिछले साल 31वां सदस्य बना था। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। इस बीच रूसी सेना बढ़त लेती दिख रही है। रूस ने अवदीवका के पास एक और गांव पर नियंत्रण हासिल करने का दावा किया है। दोनों देशों की ओर से ड्रोन और मिसाइल हमले भी जारी हैं। रूस ने 13 अलग अलग हिस्सों में ड्रोन हमले और मिसाइलों की बौछार की है। इस बीच फ्रांस का कहना है कि यूक्रेन में रूस को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। हालांकि यूक्रेन की धरती पर नेटो सेना को उतारने की योजना पर बड़ी बहस होती दिखाई दी। हाल के दिनों में पूरी यूक्रेन में रूसी सेना बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने अवदीवका के करीब एक और गांव सिवेरने पर नियंत्रण हासिल कर लेने का दावा किया है। इससे पहले सोमवार को भी यूक्रेनी सेना एक गांव से पीछे हट गई थी। लड़ाई के मोर्चे से इतर दोनों तरफ से एक दूसरे पर ड्रोन और मिसाइल हमले भी किए जा रहे हैं। यूक्रेन ने कहा है कि रूस ने अलग अलग हिस्सों में 13 ड्रोन हमलों और मिसाइलों की बौछार की। हालांकि यूक्रेन ने इनमें से 11 ड्रोन और 2 गाइडेड मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया। तेज होते हमलों के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के यूक्रेन की जमीन पर सेना भेजने की संभावना से इनकार नहीं करने के बाद पश्चिमी देशों के बीच नई बहस छिड़ गई है। सोमवार को पेरिस में यूक्रेन के मुद्दे पर हुई बैठक के बाद मैक्रों ने कहा कि यूक्रेन में सेना भेजने की संभावना पर खुले तौर पर चर्चा हुई। हालांकि वे और 21 अन्य यूरोपीय नेता इस पर सहमत नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा कि रूस को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। सेना भेजने पर आधिकारिक तौर पर कोई सहमति नहीं बनी। हालांकि किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हम सब कुछ करेंगे ताकि रूस ये युद्ध ना जीत सके। हालांकि इस विचार के सामने आने के बाद नाटो प्रमुख ने साफ कर दिया कि यूक्रेन में गठबंधन की सेना भेजने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि नाटो अपने सहयोगी यूक्रेन को अभूतपूर्व समर्थन दे रहा है, लेकिन यूक्रेन की धरती पर नाटो सेना को उतारने की कोई योजना नहीं है। ब्रिटेन, हंगरी, स्पेन, स्वीडन, जर्मनी समेत दूसरे देशों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने सेना भेजने के सुझाव को खारिज कर दिया। सदस्य देशों के बीच पहले ही सहमति बन गई थी कि यूरोपीय देशों या नाटो राज्यों द्वारा वहां कोई जमीनी सेना यूक्रेनी धरती पर कोई सैनिक नहीं भेजा जाएगा। इस बीच क्रेमलिन ने चेतावनी दी है कि अगर नाटो सेना भेजती है तो रूस और नाटो सैन्य गठबंधन के बीच संघर्ष अपरिहार्य हो जाएगा। हमने देखा कि यूक्रेन में सेना कर्मियों को भेजने के विषय पर वास्तव में चर्चा हुई। निसंदेह ये इन देशों के हित में बिल्कुल नहीं है। उन्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। बतौर एक गठबंधन नाटो ने यूक्रेन को केवल गैर घातक सहायता और चिकित्सा आपूर्ति, वर्दी और शीतकालीन उपकरण जैसे सहायता ही मुहैया करा रहा है, लेकिन कुछ सदस्य देशों ने द्विपक्षीय समूह में हथियार और गोला बारूद प्रदान कर रहे हैं। गठबंधन द्वारा सेना भेजने के किसी भी निर्णय के लिए सभी सदस्य देशों के सर्व समर्थन की आवश्यकता होगी।
रूस के साथ युद्ध को व्यापक स्तर पर ले जाने से बचने के लिए नाटो यूक्रेन की सरजमीन पर सैनिकों को उतारने से कतराता रहा है। हालांकि रूस को जवाब देने के लिए यूक्रेन के सहयोगी देशों ने धीरे धीरे अधिक उच्च तकनीक और लंबी दूरी के हथियार उपलब्ध कराए हैं। मैक्रो की अध्यक्षता में पेरिस बैठक जर्मनी और ब्रिटेन के साथ हुए 10 वर्षीय सुरक्षा समझौते के बाद आयोजित की गई थी। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। पेरू में बढ़ते तापमान और भारी बारिश ने स्वास्थ्य चुनौतियां बढ़ा दी हैं। पेरू में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। डेंगू से निपटने के लिए पेरू सरकार ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी है। दरअसल पेरू में डेंगू की चपेट में आने से 32 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस साल अभी तक डेंगू के 31,000 से अधिक मामले दर्ज कराए गए हैं। पेरू में पिछले साल भी डेंगू ने कहर बरपाया था। पेरू में बढ़ते तापमान और भारी बारिश ने स्वास्थ्य चुनौतियों को जन्म दे दिया है। मौसम की इस मार के कारण देश में डेंगू ने तेजी से पैर पसार लिया है। डेंगू के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए सरकार ने देश के अधिकांश हिस्सों में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी है। भारी बारिश और तापमान में वृद्धि के लिए अल नीनो को जिम्मेदार बताया जा रहा है। अब तक डेंगू से 32 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि इसके 31,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। कैबिनेट ने डेंगू के कारण 20 से 25 क्षेत्रों में स्वास्थ्य आपातकाल लगाने का फैसला किया है। इमरजेंसी लगाने से प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य संसाधनों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। देश का उत्तरी क्षेत्र सबसे अधिक डेंगू से प्रभावित है। यहाँ के अस्पताल डेंगू के मरीजों से भरे पड़े हैं। डेंगू और खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए देश के 20 क्षेत्रों में 90 दिनों के लिए स्वास्थ्य आपातकाल घोषित की गई है। डेंगू मुख्य रूप से संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। इसके बुखार, मतली, उल्टी, थकान और शरीर में दर्द जैसे लक्षण होते हैं। पेरू में एक तरफ लोग डेंगू से परेशान हैं, तो अस्पतालों की कमी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। यहाँ स्थिति काफी जटिल है। कोमांडेंट नोएल, ब्यूना विस्टा और यॉटन जिलों में भी डेंगू बुखार के कई मामले सामने आए हैं। दुर्भाग्य से कोई अस्पताल नहीं है और हर किसी का इलाज यहाँ कासमा शहर में किया जा रहा है, जहाँ स्ट्रेचर जैसे मूलभूत चीज की भी कमी देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि पेरू में पिछले साल भी डेंगू महामारी ने अपना कहर बरपाया था। पिछले साल पेरू में डेंगू से 428 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 2,69,216 लोग संक्रमित हुए थे। 2023 के बाद से अल नीनो के कारण पेरू को उच्च तापमान और भारी बारिश का सामना करना पड़ा है। और आइए अब आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति। बाल्टिक सागर के अंदर तकरीबन पत्थरों की 1 किलोमीटर लंबी दीवार है, जो 10,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। साल 2021 में सोनार की मदद से समुद्री तलछटी की मैपिंग के दौरान इस प्राचीन ढांचे का पता चला था। सालों पुरानी इस दीवार को ब्लिंकर वॉल नाम दिया गया है। अब वैज्ञानिक इस अनुमान पर पहुंचे हैं कि पाषाण युगीन मानवों ने रेंडियर के शिकार के लिए ये दीवार बनाई थी। एक रिपोर्ट देखिए। पूर्वोत्तर जर्मनी के तट से कुछ किलोमीटर दूर शोधकर्ताओं को मिली पत्थर की दीवार लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बन रही है।
बाल्टिक सागर में पाई गई 21 मीटर की गहराई पर बनी ये दीवार लगभग 11,000 साल पुरानी है और समुद्री भूविज्ञानी जैकब गैरसन ने इसे खोज निकाला है। सालों पुरानी इस दीवार को ब्लिंकर वॉल नाम दिया गया है। इस दीवार पर भूविज्ञानी जैकब गैरसन का ध्यान तब गया जब वे प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए कील विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ समुद्री सर्वेक्षण कर रहे थे। एक साल बाद वापस वे शोध गोताखोरों और प्रागैतिहासिक शोधकर्ताओं के साथ ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पत्थर की दीवार उस समय के परिदृश्य में कैसे फिट बैठती है। आज हम जो समुद्री तल देख रहे हैं वो उस समय की पूरा भूमि सतह नहीं है, लेकिन अब हमारे पास इवा बाल्टिक सागर तलछट है जो वहां जमा हुई थी। इस जानकारी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि हम जल्द कहने में सक्षम होंगे कि पत्थर की ये दीवार उस समय के परिदृश्य में कैसे फिट बैठती है। अब पत्थर की इस दीवार को पूरी तरह समझने के लिए शोधकर्ता दीवार का गहन शोध कर रहे हैं और इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस दीवार को क्यों बनाया गया होगा या फिर इसका क्या उपयोग रहा होगा। शोधकर्ताओं का यह भी अनुमान है कि शायद ये दीवार शिकार संरचना के लिए बनाई गई होगी और ये दीवार जानवरों के झुंड का पीछा करने वाले शिकारियों के लिए ड्राइविंग लेन के रूप में काम करती होगी। वहीं दीवार के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए पुरातत्वविद शिकारियों द्वारा छोड़े गए उपकरण और तीर के निशान मिलने की तलाश में हैं। सवाल ये है कि इसे किस लिए बनाया गया था, क्योंकि 8,500 साल पहले हमारे यहाँ जंगल था और जंगली इलाके में ऐसी दीवार बनाने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम मान लें कि ये एक शिकार संरचना है तो ये हिरन के शिकार के लिए हो सकता है। अब ऐसे में शोधकर्ताओं का कहना है कि ब्लिंकर वॉल को दुनिया में शिकार वास्तुकला के सबसे पुराने ज्ञात उदाहरणों की श्रेणी में रखा जा सकता है और संभावित रूप से इसे यूरोप का सबसे पुराना मानव निर्मित मेगा स्ट्रक्चर कहा जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।